मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनिट 1 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। कह रहा है कि नीचे कौन सा करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, और वो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होना चाहिए क्या, स्पेसिफिक चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का। तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज बराबर सबसे पहले जानेंगे हम लोग। स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बटे एब्सोल्यूट मास। स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बटे एब्सोल्यूट मास। ठीक है, तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे, चार्ज बटे जब एब्सोल्यूट मास करेंगे तो क्या आएगा, 1836 आएगा। उसी प्रकार जब आप प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालिएगा तो क्या आएगा, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज इसका 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालिएगा तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बटे एब्सोल्यूट मास। तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या, 0, इसके मास से डिवाइड कीजिएगा फिर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यूट्रॉन का क्या आएगा, 0। उसी प्रकार अल्फा पार्टिकल का जब आप चार्ज बटे एब्सोल्यूट मास निकालिएगा 1/2 आएगा। तो देख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा, फिर कौन आएगा, अल्फा पार्टिकल आएगा, फिर कौन आएगा, प्रोटॉन आएगा, फिर कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देख लीजिए ऐसा कौन सा क्रम है। तो देखिए बिल्कुल सी नंबर ऐसा क्रम है, न्यूट्रॉन फिर अल्फा पार्टिकल फिर प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा नंबर क्लियर करते हैं। पहला का सी हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन इज। तो इस बार देखिए स्पेसिफिक चार्ज में कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा। तो अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज हम लोग यहाँ पे पता है हम लोग को क्या होता है, 1/2 होता है। अब प्रोटॉन का क्या होता है, 1 होता है। तो रेशियो अल्फा बाय प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 1/2/1। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मतलब 1:2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो देख लीजिए कौन सा रेशियो सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो 2 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अब हम लोग तीसरा बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर कह रहा है कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू इट्स मास नंबर, रिलेटेड टू इट्स मास नंबर एज। देखिए कह रहा है कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो उसके मास नंबर में क्या रिलेशन होता है। किसी भी एटम का न्यूक्लियस और उसके मास नंबर में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो उसके मास नंबर का क्यूब रूट होता है। मास नंबर का क्या होता है, क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं। तो R = क्या हो जाएगा, a की पावर 1/3। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल सी नंबर दिख रहा है यहाँ पे। चलिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, a की पावर 1/। देखिए 5 नंबर कह रहा है कि द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय। तो क्या कह रहा है कि चार्ज बाय मास का जो रेशियो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाय मास का रेशियो है यह किसने कैलकुलेट किया था। तो चार्ज बाय मास का जो रेशियो है ये कैलकुलेट किया था आपका जे थॉमसन ने। किसने किया था, जे थॉमसन ने। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया था किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। चलिए ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर। देखिए 6 नंबर कह रहा है कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड इन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाय। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज कैलकुलेट किया गया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, यह किसने किया था? तो ए मिल्कन ने किया था। किसने किया था? ए मिल्कन ने। तो ए मिल्कन नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमाइन किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द्वारा। तो ध्यान रखिएगा ए मिल्कन इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर। देखिए 7 नंबर कह रहा है कि पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? कार्ल एडरसन ने। किसने? कार्ल एडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? कार्ल एडरसन ने। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, पॉजिट्रॉन का खोज ध्यान रखिएगा कार्ल एडरसन ने किया था। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर कह रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द। तो देखिए रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो उससे क्या पता चलता था? न्यूक्लियस का साइज पता चलता था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। साइज ऑफ द न्यूक्लियस हो जाएगा, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 9 नंबर। देखिए 9 नंबर कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखिए एटम का जो रेडियस होता है किस ऑर्डर में होता है? अगर मीटर में क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी एटम का जो रेडियस होता है किस ऑर्डर में होता है? 10⁻10 मीटर होता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अब 10 नंबर। देखिए 10 नंबर कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है किस ऑर्डर में होता है? तो न्यूक्लियस का रेडियस किस ऑर्डर में होता है? 10⁻15। तो ध्यान रखिएगा 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर होता है न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है किसी भी एटम का, इसी टर्म में होता है 10⁻15 मीटर। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहा है कि द O2 माइनस आइज। देखिए ऑक्साइड आयन के पास क्या होगा? तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 8। न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 16। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग? न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास नंबर माइनस क्या? एटॉमिक नंबर जेड। तो हम लोग ए माइनस जेड से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए O2 माइनस। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम के एक्सटर्नल पार्ट में चेंजिंग होता है, इंटरनल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कोई भी एटम है तो इंटरनल पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक्सटर्नल पार्ट में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जो भी चेंज होता है एक्सटर्नल पार्ट में या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव है, तो मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है कितना? 8। अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है? 10 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूछा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन वाला ऑप्शन देख लीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे चलेंगे हम लोग 12 नंबर। देखिए 12 नंबर कह रहा है कि Al3+ जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है। एटॉमिक मास नंबर कितना? 27 है। तो Al3+ कह रहा है कि
कि Al3+ के पास क्या होगा, तो देखिए 3+ यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्योंकि प्लस है। तो प्लस साइन कब आता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, निगेटिव साइन आता है। तो देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कितना, 3 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितना, तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है, एटॉमिक नंबर बराबर कितना इसका 13, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है, -3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंजिंग होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो इंटरनल पार्ट में कुछ बदलाव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में कुछ नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो कह रहा है ये 13 इलेक्ट्रॉन, तो ये पहले गलत हो गया। जब भी होगा कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 10 इलेक्ट्रॉन वाला 2 केस है, देखिए, है ना। तो चलिए 10 इलेक्ट्रॉन, ये कह रहा है 10 प्रोटॉन, ये तो गलत हो गया। यहीं प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 12 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 13 नंबर। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप का पेयर निम्न में कौन सा है। तो आइसोटॉप मतलब क्या होता है, समस्थानिक। आइसोटॉप मतलब समस्थानिक। समस्थानिक अर्थ क्या हुआ, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सेम देखिए किसका है, तो नीचे क्या रहता है, कोई भी हम लोग जो एटम को दिखाते हैं नीचे क्या रहता है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या, एटॉमिक मास नंबर। तो हम लोग एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। देख लीजिए नीचे वाला किसका किसका सेम है। तो देखिए सिर्फ बी नंबर में सेम है, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 818। तो कौन सा आइसोटॉप कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसमें। बाद में कि देखिए एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट है, तो ये सब आइसोटॉप्स होगा, नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ आइसोबार्स, तो निम्न में से कौन सा पेयर आइसोबार है। तो आइसोबार में का अर्थ क्या हुआ, समभारिक, जिसका एटॉमिक मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मास नंबर देख लीजिए किसका किसका सेम है। तो यहाँ पे देखिए पहला का सेम है, दूसरा का डिफरेंट है, तीसरा ऑप्शन में भी डिफरेंट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा। 14 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 15 नंबर। तो देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ आइसोटोन्स होना चाहिए। यहाँ पे एन होगा, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया, एन होगा। कौन सा पेयर आइसोटोन है, तो आइसोटोन मतलब क्या, न्यूट्रॉन सबका सेम होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड करके सबका न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, देखिए किसका किसका सेम आता है। तो इसमें निकालिए, तो इसमें 3 में 1 गया कितना, 2। इसमें निकालिए 4 में 2 गया कितना, 2। इसमें निकालिए 14 में 6 गया कितना, 8। 16 में 8 गया 8। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 होगा, क्वेश्चन में ये चीज़ चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे 16 36 होगा, यहाँ पे क्या आइसोटोन्स होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। तो देखिए सब में न्यूट्रॉन का संख्या समान आ रहा है, इसका मतलब सभी क्या है, आइसोटोन का उदाहरण है। सभी क्या है, आइसोटोन का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 16 नंबर। अब बात करेंगे हम लोग 16 नंबर। तो देखिए 16 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, निम्न में से कौन सबसे लार्जेस्ट साइज है। तो देखिए नाइट्रोजन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना कितना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। तो ए नंबर का केस अगर लें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 7। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 माइनस है, इसका मतलब ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, लेकिन
N3 माइनस में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और पहले से 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हम लोग बी नंबर केस लें तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे O2 माइनस, इसका मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए तीसरा केस की यदि बात करें हम लोग, मैग्नीशियम Mg2+, इसका अर्थ क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, प्लस क्या बताता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब चौथा केस लें यदि हम लोग Al3+, तो इसका मतलब ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए सब में न्यूट्रॉन की संख्या समान आ गया। अब यदि न्यूट्रॉन की संख्या समान आ जाए तो सबसे बड़ा जो साइज होगा किसका होगा, तो देखिए अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए ये किसका केस आ गया, सब में देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो इसका मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जब समान होता है तो कई साइज किसका बड़ा होता है पता है ना, तो देखिए उसका साइज सबसे बड़ा होगा। निगेटिव चार्ज जिसका बड़ा उसका साइज बड़ा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए निगेटिव चार्ज किसका बड़ा, तो N3-, तो इसका सबसे बड़ा, तो इसीलिए साइज भी इसी का सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 16 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 17 नंबर। देखिए 17 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ स्पीसीज। कह रहा है कि नीचे किसका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है सही है, तो देख लेते हैं हम लोग इनकी साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका सही है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं लिथियम, ठीक है। तो देखिए लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, पोटेशियम, तो पोटेशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो पोटेशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगला देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, Mg, मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। और अगला आपका क्या है ऑप्शन में, एल्यूमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए लिथियम Li+ है, मतलब लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। Li+ का अर्थ क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम देखिए पोटेशियम के पास कितना प्लस, 1+, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम लोग दूसरा बात कर लेते हैं एल्युमिनियम के पास कितना, 3+, तो इसका अर्थ क्या हुआ, Al3+ का अर्थ क्या हुआ कि ये कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला हम लोग Mg देख लेते हैं, Mg कितना प्लस, Mg2+, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 10। तो देखिए साइज की अगर बात करें, साइज में इंक्रीजिंग और सबसे छोटा साइज का कौन होगा, लिथियम, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। चलिए लिथियम के बाद कौन सा ऑप्शन होगा, तो लिथियम के बाद देख लीजिए इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन का 2 केस है, 13 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का कितना केस है, 10 इलेक्ट्रॉन का 2 केस है, 18 है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्या 18 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे बड़ा पोटेशियम होगा। हमको 2 क्रम मिल गया कि सबसे पहले लिथियम होगा, लास्ट में क्या होगा, पोटेशियम होगा। लेकिन देखिए एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में कैसे पता कीजिएगा किसका साइज बड़ा किसका छोटा, तो देखिए निगेटिव चार्ज जिस पे ज़्यादा उसका साइज बड़ा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में उल्टा होता है, पॉजिटिव चार्ज जिस पे कम उसका साइज बड़ा। तो देखिए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में तो किस पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किस पर ज़्यादा है, तो देखिए
पॉजिटिव चार्ज एल्युमिनियम पे ज़्यादा है, तो एल्युमिनियम का साइज मैग्नीशियम के तुलना में क्या होगा, छोटा होगा। तो आपको क्रम मिल गया, क्या क्या होगा, लिथियम होगा, पोटेशियम होगा, सॉरी लिथियम होगा, एल्युमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा और पोटेशियम होगा। तो क्रम क्या मिला आपको, Li, ठीक है, प्लस, इससे बड़ा कौन होगा Al3 प्लस, इससे बड़ा कौन होगा Mg2 प्लस, और फिर कौन होगा इससे बड़ा पोटेशियम K प्लस। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल डी नंबर इसका ऑप्शन सही है। तो 17 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 18 नंबर कह रहा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी में। तो 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी में 6.022 गुना 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6.022 गुना 10 की पावर 23। तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे चलते हम लोग 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ इज। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, किसका वेवलेंथ होता है, रेडियो वेव होता है। रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ टू 2000 एंगस्ट्रॉम टू डैट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम इज। देखिए फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है कि रेशियो क्या होगा एनर्जी ऑफ फोटोन का, किसका रेशियो एनर्जी ऑफ फोटोन का क्या होगा यदि वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर क्या होता है hc बाय लेमडा। तो h यहाँ पे क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा क्या है वेवलेंथ। तो हम लोग दोनों केस में निकाल लेते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन जब आपका वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम हो। एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग पहला केस ले लेते हैं, तो hc बाय क्या हो जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम होगा। चलिए आगे हम लोग दूसरा केस ले लेते हैं EP2 एनर्जी ऑफ फोटोन। दूसरा केस में जब आपका वेवलेंथ कितना हो 4000 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए अब रेशियो निकाल लीजिए EP1 बाई EP2। तो देख लीजिए क्या आता है hc बाय 2000 एंगस्ट्रॉम अब बटे hc बाय 4000 एंगस्ट्रॉम, ये ना होगा। तो देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा hc बाय 2000 एंगस्ट्रॉम गुना ऊपर क्या 4000 एंगस्ट्रॉम और नीचे क्या hc से hc कैंसिल हो गया, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया। तो 3 0 3 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 2 बटे 1। तो क्या अनुपात आया 2 अनुपात 1 है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए हम लोग देखिए 21 नंबर हम लोग बात करेंगे। देखिए 21 नंबर कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। देखिए यहाँ पे आपको वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ है कितना 600 नैनोमीटर। आपको क्या कह रहा है फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर क्या होता है c बाय लेमडा, ये ना होता है न्यू बराबर क्या होता है c बाय लेमडा। तो यहाँ से आप लोग पुट कर लीजिए c क्या 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और लेमडा आपको पता है 600 nm। तो यहाँ से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 3 गुना 10 की पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 600 बटे 10 की पावर 9 मीटर में यदि बदले तो चलिए तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 3 गुना 10 की पावर 17 मीटर से मीटर का कट जाएगा बटे क्या हो जाएगा 600 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको क्या 1 बाय सेकेंड हर्ट्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 गुना 10 की पावर 17 अब बटे। अब देखिए 17 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर 14 गुना 1 पर 3 0 अब बटे 600 लिख सकते हैं हर्ट्ज। चलिए अब आगे देखिए
यहाँ पे देखिए 2 0 2 0 कट गया, 3 दूना 6, 2 पंचे 10, तो क्या बचा 5 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 5 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो आपका ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ए नंबर में 5 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज। चलिए बात करेंगे हम लोग 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 22 नंबर कह रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट एच हैज सेम डायमेंशन एज ऑफ। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन जो होता है किससे सेम होता है, तो देखिए पावर से तो नहीं होता है, वर्क से भी नहीं होता है, एनर्जी से भी नहीं होता है, एंगुलर मोमेंटम से होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। ध्यान रखिएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के समान होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 nm। देखिए आपको क्या करना है, एनर्जी बताना है, ठीक है, लाइट का एनर्जी बताना है जिसका कि वेवलेंथ दिया हुआ है, और यहाँ पे एच और वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला लगा दीजिए hc/λ, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा, जब आप इस फार्मूला पे कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेटर पे वैल्यू रख लीजिएगा, एच का यहाँ गिवन है, सी का भी गिवन है, लेमडा भी पता है, लेमडा को चेंज कर लीजिएगा मीटर में, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका मान आएगा इसका 4.42 गुना 10 की पावर -18। डी नंबर जो ऑप्शन है वही वैल्यू आएगा आपको, इस फार्मूला से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, 24 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू फोटोन बोथ एज वेव एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। देखिए कह रहा है कि नीचे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को कौन शो करता है, तो देखिए लैम्डा बराबर h/p सीधा दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हम लोग पढ़े थे ना, यही रिलेशन निकला था, वहाँ से आया था कि नहीं आया था। चलिए तो यहाँ से आपका कौन दोनों नेचर को शो करता है, लैम्डा बराबर h/p, तो चलिए डी नंबर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं अब क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन, बोहर मॉडल एक्सप्लेन करता है, पहला क्या है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली। गलत बात है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम शो नहीं करता है, किसी का भी शो करता है, लेकिन वो उसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगला कह रहा है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, बिल्कुल यही नंबर हो जाएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नोट दे के लिखाए भी थे थ्योरी में जिस समय पढ़ा रहे थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर देखिए कह रहा है, 26 नंबर कह रहा है कि बोहर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ, बोहर मॉडल इमिशन स्पेक्ट्रम को शो नहीं करेगा। तो देख लीजिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन शो करेगा, हीलियम He+ है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसका भी शो करेगा, लिथियम 2+, यहाँ भी शो करेगा, लेकिन बी यहाँ पे 3+ होना चाहिए, क्योंकि इसके पास अभी देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना, इसका एटॉमिक नंबर 4, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तब 1 इलेक्ट्रॉन बचता, तो इसका इमिशन स्पेक्ट्रम शो नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर कह रहा है कि द फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज मेड बाय। देखिए कि सबसे पहले जो क्वांटम थ्योरी का यूज करके एटम का स्ट्रक्चर दिया था बोहर ने दिया था, ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसने सबसे पहले क्वांटम थ्योरी का यूज करके एटम का स्ट्रक्चर बनाया था, बोहर ने। किसने, बोहर ने, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर। 28 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट इज। तो देखिए कह रहा है कि बोहर के थ्योरी के अनुसार एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम जो होगा फिफ्थ ऑर्बिट का क्या होगा, फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम MBR बराबर क्या होता है, NH/2π, पढ़े थे ना हम लोग, NH/2π। तो यहाँ से देखिए n क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहाँ पर रख दीजिए कि क्या ऑर्बिट कह रहा है, 5वां ऑर्बिट, 5 गुना H/2π, तो 2 से 5 कटेगा 2.5, तो क्या बचा 2.5 इंटू H/π। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है, देखिए 2.5 H/π, तो ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे ना एंगुलर मोमेंटम बोर थ्योरी में MBR = NH/2π। तो चलिए ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 29 नंबर। देखिए 29 कह रहा है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब हम लोग न्यूक्लियस से आगे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस से ज्यों ज्यों आगे जाएंगे एनर्जी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज करेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन इन्वॉल्व मैक्सिमम एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसमिशन होगा किसमें मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व होगा। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, तो एनर्जी जो ट्रांसमिशन के थ्रू जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो एनर्जी का हम लोग फार्मूला पढ़े थे 13.6 Z² 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। हम यहाँ पे आपको जहाँ पे n1 क्या था, लोअर एनर्जी स्टेट था, लोअर एनर्जी स्टेट था, और n2 क्या था, हायर एनर्जी स्टेट था, हायर एनर्जी स्टेट था। इसको लेके हम लोग मान के चले थे, ठीक है। तो ये फार्मूला आया था। तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसमिशन को शो करेगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, ट्रांसमिशन शो करता है तो एनर्जी क्या होता है, या तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा या एनर्जी रिलीज करेगा। अब देखिए हम लोग ट्रांसमिशन को शो कराएंगे तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है या रिलीज करता है वो डिपेंड करता है कि लोअर स्टेट से अगर हायर स्टेट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन कराएंगे लोअर टू हायर, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अगर हायर टू लोअर वो अगर यदि हम लोग ट्रांसमिशन शो कराएंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे भी हो इस फार्मूला से सॉल्व कर लीजिएगा, तो उस आपको मैक्सिमम जो एनर्जी मिलेगा इस केस में मिलेगा ए नंबर में, कि यदि इलेक्ट्रॉन n2 to n1 हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है तो उस समय आपको इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा। आप इस फार्मूला पे पुट करके देख लीजिएगा। चलिए तो चलिए अब आगे हम लोग 31 नंबर बात करेंगे। देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है, 31 नंबर कह रहा है कि द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से मूव करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी देता है मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से मूव कराने में मैक्सिमम एनर्जी क्या लगेगा, तो ध्यान रखिएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो भी क्या होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। किसका, हाइड्रोजन एटम का। दोनों क्वेश्चन इसीलिए एक साथ लिख दिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 32 नंबर, वही कहता होगा आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए क्या करा था, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ये भी क्या होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। थ्योरी में ब्रीफ में डिस्कस किए थे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 33 नंबर। देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट ऑफ एटम इज। तो देखिए हम एगो नोट देके आपको लिखाए थे कि काइनेटिक एनर्जी रेशियो जो होता है पोटेंशियल एनर्जी और ये रेशियो जो टोटल एनर्जी का होता है क्या होता है 1:-2:-1 ये लिखाए थे रेशियो। अगर यदि ये आपको ध्यान रहेगा तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है एक ठो दे देगा आपको
या तो काइनेटिक दे देगा, पोटेंशियल टोटल पूछ लेगा, पोटेंशियल दे देगा, काइनेटिक टोटल पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। अगर ये रेशियो याद रखिएगा तो डायरेक्ट एक दिया रहेगा, दूसरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या डायरेक्ट रेशियो ही कभी कभी पूछ देता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है ये, नोट कर लीजिएगा अगर यदि नहीं किए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होता है? 1:-2:-1। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा? KE/PE क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1 और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? -2। तो 1/-2, 1:2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है? 34 नंबर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी। देखिए अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा? तो देखिए काइनेटिक एनर्जी KE/T, काइनेटिक एनर्जी का 1 और टोटल एनर्जी -1 क्या होगा? 1/-1। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका B नंबर हो जाएगा, 1/-1। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 35 नंबर। देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है? 35 नंबर कह रहा है कि द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में इसका रेशियो क्या क्या होगा? तो देखिए हम लोग तीनों का रिलेशन जानते हैं, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ पे हम लोग एनर्जी क्या होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना। एनर्जी जो हम लोग एनर्जी का यूनिट लेते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए तो हम लोग को क्या क्या करा है? टोटल। तो टोटल का हम लोग अभी रेशियो लिखे थे ना, तो यहाँ फिर से लिख लेते हैं। टोटल एनर्जी इस्टू किसका कह रहा है? काइनेटिक इस्टू क्या? पोटेंशियल P। तो टोटल के केस में -1 हो जाएगा, और यहाँ पे काइनेटिक क्या होता है? 1 और पोटेंशियल क्या होता है? -2। तो देख लीजिए इसके फॉर्म में कौन है? 13.6 को गुना कीजिए तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा दूसरे जब गुना कीजिएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -27 में A नंबर ये ऑप्शन हो जाएगा। बाद बाकी नहीं होगा, देख लीजिए कहीं गलत होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए ये तो सही है, लेकिन ये भी सही है, यहाँ गलत है। तो अब A नंबर ये ऑप्शन इस क्रम में है, तो यहाँ पे A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर। देखिए 36 नंबर कह रहा है कि द डी ब्रोगली इक्वेशन ट्रीट एन इलेक्ट्रॉन टू बी। देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन जो ट्रीट होता है तो किसके? पार्टिकल और वेव नेचर। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था कि कोई भी पार्टिकल जो होता है दो नेचर शो करता है, ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो C नंबर इसका हो जाएगा, ये पार्टिकल एंड ए वेव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 37 नंबर। देखिए 37 कह रहा है कि द डी ब्रोगली इक्वेशन इज, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? तो देखिए डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल टू क्या है? h/p, यही ना होता है, लैम्डा इक्वल टू h/p। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू h/p। तो ये नंबर हो जाएगा। अभी पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन को डील किए थे, h/p, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर कह रहा है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है कहाँ कहाँ से कॉन्सेप्ट मिला था पार्टिकल नेचर का? देखिए ब्लैक बॉडी से भी, रेडिएशन से भी मिला था, कंपशन इफेक्ट से भी मिला था। कंपटन इफेक्ट क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इफेक्ट है, ठीक है, कंपटन इफेक्ट। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी पे सोलर प्लेट वगैरह वर्क करता है। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा इसका। ये तीनों के कॉन्सेप्ट से पार्टिकल नेचर का कॉन्सेप्ट निकला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर। हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्या कह रहा है। 39 नंबर कह रहा है कि हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए हाइजेंसबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, क्या कहता था कि किसी पार्टिकुलर टाइम में हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसका एक्चुअल पोजीशन हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसी का एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था। तो वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या था? तो देखिए क्या था? डेल एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पे, यही ना रिलेशन था। तो देख लीजिए ये मैथमेटिकल रिलेशन कौन सा ऑप्शन में? ये हो जाएगा आपका C नंबर ऑप्शन में, देख लीजिए।
तो ये क्या है, डेल एक्स यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका 40 नंबर देखिए, 40 नंबर क्या कह रहा है कि द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, देखिए अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया हुआ है, द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन विल बी, पोजीशन पूछ रहा है तो देखिए फार्मूला पुट कर दीजिएगा, अभी तुरंत फार्मूला लिखे थे, क्या होगा, डेल एक्स इंटू डेल पी, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय इक्वल टू का साइन लेके चलते हैं, h बाई क्या हो जाएगा 4π, n होगा h/4π। इस फार्मूला पे आप लोग पुट कर लीजिएगा, इस फार्मूला पे पुट कीजिएगा तो आपको यहाँ से पोजीशन मिल जाएगा। तो डेल पी के जगह यहाँ पे रख लीजिएगा, डेल पी दिया हुआ है, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, देखिए अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल पी दिया हुआ है, इसका मान रख दीजिएगा। एच का क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका भी मान पता ही आपको या यहाँ दिया हुआ भी है। अब फिर 4 क्या कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगा h/4π, ठीक है, h/4π इंटू, ये देखिए इधर यहाँ पे इंटू में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा डेल पी, सबका मान कैल्सी पे पुट कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, जब आप पुट कीजिएगा कैल्सी पे तो इसका ऑप्शन आएगा आपका 5.27 गुना 10⁻³ मीटर आएगा। जब कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट कीजिएगा ना तो ये वैल्यू आपको देगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 41 नंबर, देखिए 41 नंबर क्या कह रहा है, 41 भी न्यूमेरिकल ही है, इसी फार्मूला सॉल्व होगा, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। कह रहा है कि द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखिए अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है, ठीक है। मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया है, लेकिन वेलोसिटी में एक तो कंडीशन लगा दिया है, एक्यूरेट अप टू इतना, वेलोसिटी इतने एक्यूरेट है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन, यहाँ पे देखिए डेल इन क्या पोजीशन, यानी कि क्या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल पी इक्वल टू h/4π, फार्मूला होता है ना। तो देखिए यहाँ पे डेल पी को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो डेल एक्स इंटू एम डेल भी लिख सकते हैं। क्यों लिखे डेल भी, एम के पहले डेल इसलिए नहीं लगा, मास तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, इक्वल टू h/4π हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा h/4π, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम डेल भी, लेकिन यहाँ पे भी पहले आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। भी बराबर देखिए दिया हुआ है, वेलोसिटी इसका कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 300 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना दिया है 300 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्यूरेट अप टू कितना कह रहा है 0.001%। तो पहले वेलोसिटी क्लियर कर लीजिएगा, 0.001 मतलब क्या लिख सकते हैं 0.001 बटे 100 गुना क्या हो जाएगा आपका जो वेलोसिटी दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। तो पहले आप वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा और जो वेलोसिटी का मान आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे अब मास तो इलेक्ट्रॉन का पता है ही, एच भी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो जब आप पुट कीजिएगा तो इसका ऑप्शन आएगा आपका, जब आप कैलकुलेटर पे पुट कीजिएगा इसका ऑप्शन ये वाला आएगा 1.92 गुना 10⁻² मीटर, डी नंबर आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर पे पुट कर लीजिएगा, ज़्यादा समय लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव हम डील कर रहे हैं, ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कॉन्सेप्ट दे दिया, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 42 नंबर। देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है, बयालीस नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। कह रहा है कि नीचे जो क्वांटम नंबर का सेट हुआ है अलाउ नहीं करता। कौन सा सेट अलाउ नहीं करता है? तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। तो n बराबर 3 है बाबू, n बराबर 3, तो l का वैल्यू कितना होगा? l बराबर क्या हो जाएगा? l का
n-1 ना होता है तो मतलब 0 1 2 होगा ना। अगर l 0 होगा तो l के लिए m क्या होगा, l अगर 0 होगा तो m भी क्या होगा, 0 होगा। l अगर यदि 1 होगा तो m क्या होगा, m क्या होगा, -1 0 और +1 होगा ना। अगर यदि l होगा आपका 2 तो m क्या होगा, -2 -1 0 1 2 यही होगा। स्पिन तो हमेशा क्या रहेगा, स्पिन +½ या -½ रहेगा। तो देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए n बराबर 3 कह रहा है तो l बराबर 0, l 0 के लिए m भी 0 होगा, स्पिन +½ तो ये पूरा कंडीशन सही है, ये अलाउ कर रहा है। दूसरा देखते हैं n बराबर 3, l1 लिया, l1 के लिए m का कितना वैल्यू, 3 वैल्यू, -1 0 +1 तो +1 ये भी सही है। n का l का m का वैल्यू सही है। s देखते हैं स्पिन +½ ये भी सही है, अलाउ कर रहा है। चलिए तीसरा देखते हैं n बराबर 3 l बराबर 2, तो देखिए n के लिए 3 तो l का 2 0 1 2 ठीक है, तो 2 भी हो सकता है। और अगर यदि l2 है तो m कितना, -2 -1 0 1 2 तो यहाँ पे m 0 होगा, सही बात है। स्पिन -½ सही है। चलिए डी नंबर देखते हैं n बराबर 3, इसका मतलब यही गलत होगा। देखिए कैसे, n बराबर 3 l बराबर 0, n बराबर 3 तो l 0 हो सकता है, सही बात है। लेकिन l 0 होगा तो कभी m 0 होगा, हमेशा क्या होगा, m 0 होगा। लेकिन कभी m +1 होगा नहीं होगा, तो कहाँ एरर है, इसमें एरर है, कोई दिक्कत। तो स्पिन तो सही था इसका, लेकिन यहीं पे एरर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। ये अलाउ नहीं कर रहा है क्वांटम नंबर को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 43 नंबर। देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है। 43 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज अलाउड। इसमें कह रहा है कौन सा क्वांटम नंबर का सेट अलाउ कर रहा है। तो देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा देंगे। तो देखिए n बराबर 3, n के लिए 3, l कभी 3 होगा नहीं होगा, l 0 1 2 हो सकता है, यहाँ 3 कह रहा है, ये एरर है, ये कभी अलाउ नहीं करेगा। चलिए दूसरा देखते हैं n बराबर 3 l 1 होगा, लेकिन कभी m +4 होगा नहीं होगा, +1 -1 और 0, लेकिन यहाँ m +4 कह रहा है, यही एरर है इसमें। चलिए ये भी अलाउ नहीं करेगा। तीसरा देखते हैं n बराबर 3 l 0 बिल्कुल होगा, लेकिन l 0 होगा, m कभी 0 होगा नहीं, m क्या होगा, कभी +1 होगा नहीं होगा, जब भी होगा 0 होगा। स्पिन तो +½ सही है, इससे कोई मतलब नहीं, यही एरर आ गया, ये भी अलाउ नहीं कर रहा है। चलिए चौथा देख रहे हैं n बराबर 3 l बराबर 2 m बराबर 0, ये बिल्कुल सही बात है, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्लस या माइनस जोड़ लीजिएगा, भूल गए होंगे ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर। देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है। 44 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एनर्जी। बोल रहा है कि क्वांटम नंबर का सेट में मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है। तो देखिए मैक्सिमम एनर्जी के लिए हम लोग क्या, n+l वैल्यू पे डिपेंड करता है एनर्जी। n क्या है, l क्या आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पे n और l दिया हुआ है, तो इसका एनर्जी निकालिए कितना होगा, 3 जोड़ 0 बराबर 3। देखिए इसका एनर्जी निकल गया, इसका एनर्जी जोड़िए 3 1 4, इसका निकालिए 3 2 5, इसका निकालिए 4 जोड़ 0 4। तो देखिए किसका एनर्जी ज़्यादा है, ये वाला का सी नंबर ऑप्शन हो जाए। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर, क्योंकि एनर्जी हम लोग बताए इसी के अकॉर्डिंग क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं बताए थे हम आपको कि एनर्जी कैसे हम लोग जानेंगे, किसका एनर्जी ज़्यादा है किसका एनर्जी कम है, n+l वैल्यू पे एनर्जी डिपेंड करता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी नंबर। आगे चलते हैं हम लोग 45 नंबर। देखिए 45 नंबर क्या कह रहा है। 45 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के एनर्जी के रिकॉर्डिंग कौन सा सही है। तो देखिए तो एनर्जी जो ऑर्बिटल का होगा तो वो कौन सा स्टेट कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या, यहाँ पे ये n कितना 3 और n l के लिए s का l के लिए वैल्यू कितना होगा, l के लिए s का वैल्यू कितना 0, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 3 + 0 3, यहाँ देखिए 3 + 1 4, यहाँ देखिए 3 + 2 ये ना होगा 5 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये क्रम सही लग रहा है। चलिए इधर देख लेते हैं, कभी बराबर होगा 3 बराबर 4 बराबर 5 कभी होगा, ये तो गलत हो गया। इसको देख लीजिए, ये उल्टा कर रहा है, 5 बड़ा है
कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 3 बड़ा है 4 से 4 बड़ा है 5 से, ये भी तो गलत हो गया, नन ऑफ दी जी भी नहीं होगा, बिल्कुल यही ए नंबर हो जाएगा। समझे, एन प्लस एल वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एल में, एल के लिए, एल वैल्यू के लिए एस का मान 0, पी के लिए पी का क्या होता है 1, डी के का क्या होगा 2, जानते हैं ना, ऐसा बताए थे क्वांटम नंबर जिस समय पढ़ाए थे। तो यहाँ पे देखिए तो P है, तो P के लिए L का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर D के लिए L का वैल्यू 2 रख के यहाँ पर पुट किए, 3 जोड़ 2 5 और 3 1 4 और 3 जोड़ 0 3। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं 46 नंबर। देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैज़ नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए इरविन श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दिया था, तो देखिए वहाँ जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो क्वांटम नंबर 3 ही क्वांटम नंबर के बारे में पता चला था, कौन कौन, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक, यही 3 क्वांटम नंबर के बारे में पता चला था। मतलब एन, एल और एम, ये 3 को के बारे में पता चला था। स्पिन तो हम लोग बाद में क्या किया था, एज्यूम किया था, तो लेकिन ऑरिजिनेटेड जो हुआ था ये 3 को ऑरिजिन है इरविन श्रोडिंगर इक्वेशन से, यही 3 क्वांटम नंबर का पता चला था, ठीक है, प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी नंबर, ये ऑरिजिनेटेड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर तो बाद में एज्यूम किया गया था, तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 47 नंबर। देखिए 47 क्या कह रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए 47 कह रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के साइज से रिलेट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेट करता है, ऑर्बिटल के साइज से रिलेट करता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं 48 नंबर। देखिए 48 कह रहा है कि द एजीमुथल क्वांटम नंबर रिलेटेड टू, एजीमुथल क्वांटम नंबर किससे रिलेट करता है, शेप से। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बताता है, शेप को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 49 नंबर देखते हैं क्या कह रहा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, बताए भी तो क्वांटम नंबर में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताता है, ओरिएंटेशन को बताता है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 50 नंबर। ये 50 नंबर क्या कह रहा है कि स्पिन क्वांटम नंबर गिब्स, स्पिन क्वांटम नंबर क्या देता है, स्पिन देता है, सी नंबर हो जाएगा। वही क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन या एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन, प्लस हाफ या माइनस हाफ। यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है, आगे इसमें और अभी 1-2 सेट क्लियर करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।